Hello student, how are you? I hope you all are good. This is my fourth video related to nationalism in Europe, but there is second video made from PowerPoint, okay? Our second topic is the making of nationalism in Europe. This topic we will divide into 5 parts. First, mid-18th century Europe. Second, the aristocracy and the new middle class. Third, what did liberal nationalism stand for? Fourth, a new conservatism after 1815. And fifth and last, the revolutionaries. Okay? First of all, we will discuss mid-18th century in Europe. यूरोप में मिड 18th सेंचुरी में क्या सिचुएशन था. फर्स्ट पॉइंट, नो नेशन स्टेट्स एज वी नो दैम टुडे. आज जो हम यूरोप का मैप देखते हैं तो जो पॉलिटिकल मैप में जो कंट्री हैं वैसा मिड 18th सेंचुरी में आपको देखने को नहीं मिलेगा. जर्मनी, इटली एंड स्विट्जरलैंड वेयर डिवाइडेड इनटू किंगडम, डचेस एंड कैंटन्स. जर्मनी, इटली ये कंट्री है डिवाइडेड इनटू डचेस, किंगडम. डचेस क्या होता है? ड्यूक के अंडर रहने वाला एरिया को डचेस कहते हैं. कैंटन्स, प्रांत, परगना अलग अलग. तो हमें अलग अलग पार्ट में ये देखने को मिलता है. ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप वेयर अंडर ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज. अब हम देख रहे हैं कि ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप जो है वो किसके अंडर में है? ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज. मोनार्की के साथ ऑटोक्रेटिक वर्ड आया है तो हम लोग इसे समझते हैं कि ये क्या है? ऑटोक्रेटिक डिस्क्राइब्स ए वे ऑफ रूलिंग बट नॉट इन ए नाइस वे. हम ऑटोक्रेटिक को एक नाइस वे में नहीं लेते हैं. ए रूलर, अब ऑटोक्रेटिक के मतलब को समझते हैं. ए रूलर हु हैज एब्सोल्यूट पावर. एक ऐसे रूलर के बारे में बात किया गया जिसके पास पूरी तरह पावर हो, है ना. तो उसे हम ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज कहते हैं. हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में पढ़े थे जिसमें मोनार्की में राजा तो होते हैं लेकिन उसका सारा पावर कॉन्स्टिट्यूशन के पास होता है, इसलिए हम उसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भी कहते थे. लेकिन इस ऑटोक्रेटिक मोनार्की में हम देखते हैं कि सारा पावर किसके पास है? राजा के पास. इसलिए हम इसे ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज कहते हैं और ये एक तरह से डिक्टेटरशिप के नज़दीक आ जाता है. नेक्स्ट टॉपिक, दे डिड नॉट सी देमसेल्फ एज शेयरिंग ए कलेक्टिव आइडेंटिटी या कॉमन कल्चर. इन लोगों के बीच कोई कलेक्टिव आइडेंटिटी या कॉमन कल्चर देखने को नहीं मिलता. जैसे एग्जाम्पल, द हैब्सबर्ग एम्पायर दैट रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया हंगरी. जो हैब्सबर्ग एम्पायर जो थे वो ऑस्ट्रिया हंगरी पे रूल करते थे. और हम देखते हैं कि इस समय यहाँ के जो पीपल्स थे वो डिफरेंट लैंग्वेज के बोलने वाले थे, डिफरेंट कल्चर के बोलने वाले लोग थे. इनमें कल्चर के बेस पे, लैंग्वेज के बेस पे कोई यूनिटी नहीं थी. तो इन लोग के बीच क्या ऐसा चीज़ था जो बंधे हुए थे एम्पायर के बीच? द ओनली tie binding this diverse group together was a common allegiance to the emperor. इन लोग का एक बस कॉमन एलिजियंस मतलब समान निष्ठा जो थी वो अपने एम्पेरर के प्रति, अपने साम्राज्य, अपने राज्य के प्रति, जिसके चलते ये लोग बाइंड थे. तो फिर ऐसा क्या हुआ? हाउ डिड नेशनलिज्म एंड द आइडिया ऑफ द नेशन स्टेट इमर्ज. तो फिर ऐसा क्या हुआ जो ऐसे पार्ट में नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट या नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ. तो हम इससे कुछ समझ सकते हैं कि नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट क्यों हुआ. क्योंकि यहाँ पे अभी अलग अलग कल्चर या अलग अलग कम्युनिटी के लोग ऑटोक्रेटिक मोनार्की के अंडर में थे. और ऑटोक्रेटिक मोनार्की जस्ट लाइक डिक्टेटरशिप. ओके, तो इसे हम समझेंगे हाउ डिड नेशनलिज्म किससे कैसे आया नेक्स्ट टॉपिक में. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास. इस टॉपिक को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे. फर्स्ट, एरिस्टोक्रेसी के बारे में जानेंगे, पेजेंट्री के बारे में जानेंगे और न्यू सोशल ग्रुप्स के बारे में जानेंगे. ओके, फर्स्ट वी विल नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरिस्टोक्रेसी. एरिस्टोक्रेसी जो है एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग है एरिस्टोक्रेशिया. एरिस्टोक्रेशिया से ये वर्ड आया है और इसका मीनिंग होता है रूल ऑफ द बेस्ट. तो आप समझ सकते हैं रूल ऑफ द बेस्ट. तो राजा महाराजा के साथ
जो मंत्रिमंडल के लोग होते थे, कैबिनेट के जो मिनिस्टर होते थे, वो लोग ही एरिस्टोक्रेसी कहलाते थे। रूल ऑफ लॉ, जो सबसे ऊंचे सोसाइटी में जिसका सबसे ऊंचा स्थान दिया जाता था, हाईएस्ट क्लास इन सर्टेन सोसाइटीज, typically comprising people of noble birth holding hereditary titles and offices। आप क्या देखते हैं, ये वो लोग थे जो बाय बर्थ अपने आप को सोसाइटी में सबसे अपर क्लास के रूप में जाने जाते थे। आप लोगों ने टाइटैनिक फिल्म देखा होगा, तो टाइटैनिक फिल्म में जो हीरो थी, जो एक्ट्रेस थी, उसके फैमिली बैकग्राउंड को जो दिखाया गया था, एक अपर क्लास, टाई सूट, जैकेट, ये सब पहन के एकदम सही से बोलना, सही से चलना, तो ये अपर क्लास के लोग, यही लोग क्या कहलाते थे, एरिस्टोक्रेसी। ओके, एरिस्टोक्रेसी वाज डोमिनेंट क्लास इन द कॉन्टिनेंट। वो क्या थे, डोमिनेंट क्लास थे। द मेंबर्स ऑफ दिस क्लास वेयर यूनाइटेड बाय ए कॉमन वे ऑफ लाइफ। और ये एरिस्टोक्रेसी जो थे, ये एक तरह से अपने आप को यूनाइट किए थे कॉमन वे ऑफ लाइफ से। द स्पोक फ्रेंच फॉर पर्पस ऑफ डिप्लोमेसी एंड इन हाई सोसाइटी। और हाई सोसाइटी में फ्रेंच बोलना एक हाई लेवल की बात बोली जाती थी, और खासकर डिप्लोमेसी के समय और हाई सोसाइटी में फ्रेंच स्पोक बोला जाता है। जैसे हमारे देश में भी अगर इंग्लिश अगर आप बड़े सोसाइटी में गए हैं, अगर हिंदी बोल दे, भोजपुरी बोल दे, मैथिली बोल दे, तब आपको लो क्लास के लोग समझेंगे, लेकिन आप इंग्लिश बोल दें तो आपको अपर क्लास का समझा जाएगा। तो जस्ट वही है सिचुएशन। दे स्पोक फ्रेंच फॉर पर्पस ऑफ डिप्लोमेसी एंड हाई सोसाइटी। और ये लोग देयर फैमिलीज वेयर ऑफन कनेक्टेड बाय टाइज ऑफ मैरिज। और ये लोग एक दूसरे कैसे यूनाइट थे, मैरिज के द्वारा। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक इज पीजेंट्री। यूरोप में पेजेंट्री का क्या सिचुएशन था वो जानना है। द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वाज मेड अप ऑफ द पीजेंट्री। पॉपुलेशन की संख्या अधिक थी। To the west, the bulk of the land was farmed by tenants and small owners. Maximum tenants थे and small owners थे land के रूप में। Eastern and Central Europe, the pattern of land holding was characterized by vast estates which were cultivated by serfs। इसका मतलब क्या हुआ, ईस्टर्न सेंट्रल कल्टिवेटेड बाय सर्फ्स के द्वारा वो कल्टिवेटेड कराया जाता था। तो हमें समझना है ये सर्फ्स कौन लोग हैं। ए सर्फ इज ए वर्कर हु हैज टू स्टे इन ए लॉर्ड्स एरिया। मतलब लॉर्ड्स जो थे वो अपने एरिया में उन्हें खेती करने के लिए रहने का अधिकार देते थे। सर्फ्स वेयर द लोएस्ट सोशल क्लास, ये छोटे सबसे लोएस्ट क्लास होते थे ऑफ द फ्यूडल सोसाइटी। फ्यूडल सोसाइटी में सबसे लोएस्ट। सर्फ्स वेयर डिफरेंट फ्रॉम स्लेव्स। इसे ऐसे हिंदी में कृषि दास कहा जाता है, लेकिन दास से ये अलग थे। सर्फ्स कुड हैव प्रॉपर्टी। दास जो होते थे, जो हम लोग पढ़े हैं, उसमें इन लोगों के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं होती थी, लेकिन सर्फ्स के पास अपनी प्रॉपर्टी होती थी। नेक्स्ट टॉपिक, न्यू सोशल ग्रुप्स। इसमें वर्किंग क्लास की बात करेंगे, जिसमें मिडिल क्लास आता है। मिडिल क्लास को एजुकेटेड क्लास कहते हैं। ये वही मिडिल क्लास है जिसको हम लोग, याद होगा, जो एवोल्यूशन सोसाइटी को कुछ प्रिविलेज दी जाती थी बाय बर्थ, तो उसके अगेंस्ट इन्होंने बोला, और आगे चल के नेशनल यूनिटी या नेशनल स्टेट को बनाने में इनका इम्पॉर्टेंट रोल है। मिडिल क्लास इज मेड अप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स। तो हमें समझना चाहिए कि मिडिल क्लास जो थे वो सिर्फ मिडिल क्लास को हम लोअर क्लास, अपर क्लास में भी बांट सकते हैं, और उसमें इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, और प्रोफेशनल्स भी हैं। ओके, इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगन इन इंग्लैंड इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। तो सेकेंड हाफ 18th सेंचुरी में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो चुका है, जबकि फ्रांस एंड जर्मन में ये कब आता है, 19th सेंचुरी। तो सोसाइटी में भी देख रहे हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन आ रहा है, लेकिन अभी तक पूरी तरह फ्रांस में आया नहीं है, जिसके चलते वहाँ के लोग, ब्रिटेन का जो डेवलपमेंट हो रहा है वो कहीं ना कहीं फ्रांस या जर्मन जैसे पार्ट में नहीं हो पा रहा है, जिसके अगेंस्ट वो अपने एम्पायर के अगेंस्ट यूनाइट होने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। ओके, तो इसमें सबसे पहले हम लोग लिबरलिज्म को समझेंगे, जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं।
idea of national unity in early 19th century Europe were closely allied to the ideology of liberalism. समझ गए? लिबरलिज्म जो है वो अर्ली 19th सेंचुरी में जो नेशनल यूनिटी को लाने में जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल निभा रहा है वो है लिबरलिज्म. द टर्म लिबरलिज्म डिराइव फ्रॉम द लैटिन रूट लीवर. ये लैटिन रूट लीवर वर्ड से आया है लिबरलिज्म, जिसका मीनिंग होता है फ्री. तो ये लिबरलिज्म जो है किसकी बात करता है? फ्रीडम एंड इक्वलिटी की बात करता है. फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय याद होगा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन लिबरलिज्म हैड स्टूड फॉर द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लरिकल प्रिविलेज. लिबरलिज्म फ्रेंच रिवॉल्यूशन में ही लिबरलिज्म जो है वो ऑटोक्रेसी को समाप्त करने में, क्लरिकल प्रिविलेजेस को समाप्त करने में इंपॉर्टेंट रोल निभाया. ए कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट. और किसकी सपोर्ट किए? कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट. तो लिबरलिज्म का एक इन्वॉल्व है. और फिर इक्वलिटी में वो उन्होंने किया, मैन एंड वुमेन की इक्वलिटी की बात किया गया. लेकिन जो यूनिवर्सल सफरेज होता है वो नहीं था. ऐसा नहीं कि वुमेन को वोट देने का अधिकार दे दिया गया, सारे मैन को वोट देने का अधिकार दिया गया. मैन में भी कुछ ही लोगों को वोट देने का अधिकार दिया गया था. इकोनॉमिक स्फीयर में हम देखते हैं फ्रीडम ऑफ मार्केट्स एंड एवोल्यूशन ऑफ स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन. हम जानते हैं कि लिबरलिज्म में फ्रीडम ऑफ मार्केट्स को फ्री करना चाहते थे एंड एवोल्यूशन ऑफ स्टेट, और स्टेट का जो फाइनेंस में जो इंटरफेयर था उसको ये लोग हटा. इम्पोज रिस्ट्रिक्शन. जर्मन स्पीकिंग रीजन. अब हम देखते हैं नेपोलियंस 39 स्टेट. हमको याद होगा, जब आपको याद होगा एक फेडरेशन स्टेट के रूप में जर्मन को इस्टेब्लिश किया था. 39 स्टेट ओन करेंसी. सभी स्टेट में अपनी करेंसी होती थी, वेट्स होते थे एंड मेजर होते थे. तो आप समझ सकते हैं कि एक जो भी ट्रेडर होते थे उन्हें कितना प्रॉब्लम क्रिएट करना पड़ता था. ये अपनी करेंसी है, हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट के बाद जाइए तो उसकी अपनी करेंसी है, उसका अपना वेट है और मेजर्स है. ये प्रॉब्लम थी. हैम्बुर्ग टू न्यूरेमबर्ग, एक दो जगह का नाम है, हैम्बुर्ग एंड न्यूरेमबर्ग. इसमें इस दो जगह में, एक जगह से दूसरी जगह जाने में 11 कस्टम बैरियर्स. कितने बैरियर्स थे? 11 कस्टम बैरियर. 5% एट ईच वन कस्टम ड्यूटीज. मतलब इसमें 5% खर्च हो जाते थे इस प्रत्येक एट ईच वन कस्टम ड्यूटी. तो आप समझ सकते हैं कि ट्रेडर्स को इस समय कितना प्रॉब्लम क्रिएट होता होगा. यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी हम समझ सकते. इसलिए एक डिमांड हुआ, इस इकोनॉमिक डिफरेंसेस के कारण, डिस्क्रिमिनेशन के चलते प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था. उसे दूर करने के लिए एक यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी की बात किया गया. और इसके लिए जॉल्वेरियन, इसको कहते हैं कस्टम यूनियन. एक कस्टम यूनियन के रूप में एक जॉल्वेरियन वर्ड आया, जो आया 1834 प्रशा से. फ्रेडरिक लिस्ट. इसमें फ्रेडरिक लिस्ट, द एम ऑफ जॉल्वेरियन इज टू बाइंड द जर्मन इकोनॉमिकली इनटू ए नेशन. और ये एक राइटर थे जिनका नाम है फ्रेडरिक लिस्ट. इन्होंने कहा कि द एम ऑफ जॉल्वेरियन का जो एम था वो क्या था? इज टू बाइंड द जर्मन इकोनॉमिकली इनटू ए नेशन. जर्मन इकोनॉमी को एक नेशन के रूप में आगे चल के बाइंड करना था, डेवलप करना था. तो एक जॉल्वेरियन जो है, जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम था उसको दूर करने के लिए 1834 में जो प्रशा ने कदम उठाया, वो एक तरह से जर्मनी की यूनिफिकेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाया. नेक्स्ट टॉपिक इज ए न्यू कंजर्वेटिव आफ्टर 1815. यहाँ दो चीज़ समझना है, एक न्यू कंजर्वेटिव एंड आफ्टर 1815. न्यू कंजर्वेटिव मतलब समझ रहे होंगे आप लोग, जो ट्रेडिशनल वैल्यूज पे ही फोकस करते हैं, जो चेंज पसंद नहीं करते, वो एंशिएंट कॉन्सेप्ट को ही अडॉप्ट करने की बात करेंगे. और आफ्टर 1815 क्यों? क्योंकि 1815 के समय ही नेपोलियन के साथ मिलकर कई यूरोपियन कंट्री ने नेपोलियन को डिफीट किया. ओके, इसलिए 1815 लिया गया. डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815. तो नेपोलियन के डिफीट होने के बाद क्या हुआ? कंजर्वेटिव के कॉन्सेप्ट को लाया गया. मतलब एस्टेब्लिश्ड ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी लाइक मोनार्की, चर्च, सोशल हायरार्कीज. ओके, और नेपोलियन को जिन लोगों ने मिल के हराया वो यूरोपियन पावर्स कौन कौन थे? ब्रिटेन, रशिया, प्रशा एंड ऑस्ट्रिया. ये वो कंट्री थे
जो मिलकर नेपोलियन को डिफीट किए। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल था वो थे ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मैटरनिक। इनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल था और इन्हीं के द्वारा जो ट्रीटी ऑफ वियना कराया गया। ओके, इसमें फ्रांस बुर्बो डायनेस्टी फिर से नेपोलियन की जगह हटा के फिर से बुर्बो डायनेस्टी, जो याद होगा आप लोग को, लुइस 16 ये, उनको इस्टेब्लिश किया गया। लॉस्ट द टेरिटरीज, और उनके जो कई पार्ट थे वो टेरिटरीज जो है दूसरे कंट्री को दे दिया गया, जैसे नॉर्थ नीदरलैंड एंड बेल्जियम को दिया गया। साउथ गियाना वाज एडेड टू पिडामोंट को जोड़ दिया गया। प्रशिया वाज पार्ट ऑफ फ्रांस, प्रशिया जो है वाज पार्ट ऑफ फ्रांस। वेस्ट पार्ट जो है फ्रांस का वो दे दिया गया प्रशिया को। सैक्सनी भी दे दिया गया। ऑस्ट्रिया, नॉर्थ इटली का पार्ट किसको दे दिया गया? ऑस्ट्रिया को। बट द जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट दैट हैड बीन सेट अप बाय नेपोलियन। लेकिन एक इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हुई, जो नेपोलियन ने जो 39 कॉन्फेडरेशन बनाया था जर्मन को, जो जर्मन की यूनिफिकेशन इंपॉर्टेंट रोल निभाया, उसे कोई भी ब्रेक नहीं किया गया, उसे वैसा ही रहने दिया गया, वाज लेफ्ट अनटच्ड। ओके, और पोलैंड दे दिया गया रशिया को। तो ये ट्रीटी ऑफ वियना के तहत ये सारे काम किया गया, जो आगे चल के वहाँ के कहीं ना कहीं पब्लिक इससे नहीं थे, और फिर वो नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट लाने की बात करने लगे। कंजर्वेटिव रिजिम में हम लोग क्या देखते हैं, क्या क्या कंजर्वेटिव के समय क्या क्या हुआ? ऑटोक्रेटिक को लाया गया, डिक्टेटरशिप एक कह सकते हैं। नो टॉलरेंस टू क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट, नो टॉलरेंस, आप क्रिटिसिज्म आलोचना नहीं कर सकते हैं। नो क्वेश्चन गवर्नमेंट के डिसीजन पे कोई भी आप क्वेश्चंस नहीं कर सकते हैं। और सेवरल सेंसरशिप, और कई सेंसरशिप लगाया गया किसके समय? कंजर्वेटिव के रूल के समय। और ये सारा कहा जाता है, जब आप किसी चीज़ पे ज़्यादा प्रेशर देंगे तो वो उतना ज़्यादा ही आपको पर दबाव डाल अपने प्रेशर को हटाने का। और ये वो इंसिडेंट जो आगे चल के नेशन स्टेट को बनाने में एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाया। ये दो मैप यूरोप का दिया गया है, एक बिफोर नेपोलियन और एक आफ्टर नेपोलियन, यूरोप इन 1812। तो इसमें आप देख सकते हैं नेपोलियन एम्पायर कहाँ कहाँ से था, और उसके बाद एलाइज ऑफ नेपोलियन। तो एक यूरोप में अच्छा खासा एरिया उन्होंने कवर किया था। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं यूरोप, फ्रांस, अब फ्रांस जो ब्लू कलर में दिख रहा है वो फ्रांस है, उसके नीचे स्पेन, और उसके ऊपर जर्मनी, उसके नीचे इटली, ये सब वो कंट्री है। अब यहाँ पे मैं आपको ठीक से नहीं दिखा सकता, आप अपने एटलस में जाकर इसको सर्च कीजिएगा, इसको ध्यान से ठीक से देखिएगा। और ट्रीटी ऑफ वियना के समय कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ, लॉम्बार्डी, ऑस्ट्रेलिया, वियना, उसके बाद प्रशिया, मॉडर्ना, ये सब आपको देखना होगा किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हुआ। इसमें बहुत अच्छा 1 2 3 4 5 6 8 करके तरह बताया गया है, जो आपके काम आएगा। ओके, ये ड्यूक मैटरनिक, इनका नाम हम लोग 2 बार डिस्कस कर चुके हैं। एक डिफीट ऑफ नेपोलियन की डिफीट के बाद, और सेकेंड हम लोग ट्रीटी ऑफ पेरिस, ट्रीटी ऑफ पेरिस या नेपोलियन की ट्रीटी ऑफ पेरिस के समय डिफीट, नेपोलियन की डिफीट के बाद जो कंजर्वेटिव सोसाइटी को डेवलप किया गया, ऑटोक्रेटिक मोनार्की लाया गया, उसमें इनका इम्पॉर्टेंट रोल था। लास्ट सब टॉपिक ऑफ द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप इज the revolutionaries. First point, to be revolutionaries at this time made a commitment to oppose monarchical forms that had been established after the Vienna Congress and to fight for liberty and freedom. क्या मतलब हुआ? वियना कांग्रेस से पहले जितनी भी मोनार्कियल फॉर्म्स को एस्टैब्लिश किया गया था, ये रिवोल्यूशनरीज उसके पूरी तरह अपोज कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। एंड टू फाइट फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम, और फ्रीडम, लिबर्टी एंड फ्रीडम के लिए भी ये लोग फाइट कर रहे थे। सेकेंड, लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड, इसका मतलब क्या हुआ? इस समय जितने भी लिबरल नेशनलिस्ट थे वो अंडरग्राउंड हो गए। क्यों? हम लोग जान रहे हैं नेपोलियन के डिफीट के बाद ट्रीटी ऑफ वियना का जो ट्रीटी ऑफ वियना हुआ, उसमें हम लोगों ने देखा कि पूरी तरह जो मीडिया है उसको बैन कर दिया गया,
अब बिना गवर्नमेंट के परमिशन से आप अपोज नहीं कर सकते, गवर्नमेंट का अपोज नहीं कर सकते। पूरी तरह गवर्नमेंट के हैंड में सारा पावर दे दिया गया, जिसके चलते जो लिबरल नेशनलिस्ट लोग हैं वो अंडरग्राउंड हो गए और वो छिप कर काम करना शुरू किए। थर्ड पॉइंट, सेक्रेट सोसाइटी sprang up in many European states to train revolutionaries and spread their ideas। और सेक्रेट सोसाइटीज, ये जो रिवोल्यूशनरीज लोग हैं वो सेक्रेट सोसाइटी एस्टेब्लिश किए और ये एक जगह से दूसरी जगह अपने आइडियाज को एक्सपैंड करने लगे पूरे यूरोप में। मोस्ट ऑफ द रिवोल्यूशनरीज ऑल्सो सॉ द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट एज ए नेसेसरी पार्ट ऑफ दिस स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। जितने मैक्सिमम रिवोल्यूशनरीज जो थे वो क्या चाहते थे एस्टेब्लिश करना, क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट। क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट को वो एस्टेब्लिश करना चाहते थे, पार्ट ऑफ द स्ट्रगल टू फ्रीडम। उनका मानना था नेसेसरी पार्ट ऑफ दिस स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। हम फ्रीडम की जो बात कर रहे हैं उसके लिए नेशन स्टेट का होना कंपलसरी था, इसलिए इस नेशन स्टेट का ये लोग डिमांड कर रहे थे। और इसी में एक इम्पॉर्टेंट नाम आता है इटालियन रेवोल्यूशनरीज का, गुसेप्पे मैज़नी। गुसेप्पे मैज़नी मैज़नी बॉर्न इन जेनेवा इन 1807। और जिनेवा आप लोगों को पता होगा ये इटली में है। ही बिकेम ए मेंबर ऑफ द सेक्रेट सोसाइटी ऑफ द कार्बोनेरी। कार्बोनेरी के ये मेंबर थे। और कार्बोनेरी क्या होता है? कार्बोनेरी एन इनफॉर्मल नेटवर्क, एक इनफॉर्मल नेटवर्क है जो काम करता था सेक्रेट रिवोल्यूशनरीज सोसाइटीज़ के लिए। तो ये क्या है कार्बोनेरी? एक इनफॉर्मल नेटवर्क है। थर्ड पॉइंट, एज ए यंग मैन ऑफ 24, जब मैज़नी 24 के थे, was sent into exile in 1831 for attempting a revolution in Liguria। लिगोरिया कहाँ? ये भी इटली में है। और वहाँ पे मैज़नी ने, जो 24 ईयर के थे उस समय, उन्होंने जो रिवोल्यूशन किया उसके चलते वहाँ से उनको निकाल दिया गया। टू मोर अंडरग्राउंड सोसाइटीज़, उसके बाद दो और सोसाइटी से जुड़े थे। फर्स्ट जो सबसे पहले बनाया गया था यंग इटली। इसमें मैज़नी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। यंग इटली इन मार्साइल, कहाँ बनाया गया? मार्साइल्स। मार्साइल आप पहले भी पढ़ चुके होंगे फ्रेंच रिवोल्यूशन में, याद कीजिए किस लिए पढ़े थे। एंड यंग यूरोप इस्टेब्लिश की गई एक सोसाइटी, और ये कहाँ है? बर्न। बर्न कहाँ है? ये आपका स्विट्जरलैंड में। ओके, तो दो सोसाइटी इस्टेब्लिश की गई थी जो अंडरग्राउंड सोसाइटी है। सबसे पहले इस्टेब्लिश हुई यंग इटली और उसके बाद यंग यूरोप। नेक्स्ट पॉइंट, whose members were like-minded young Poland, France, Italy and German state। इसके मेंबर इसके यंग पीपल्स थे, पोलैंड के, फ्रांस के, इटली के, जर्मन के। मैज़नी बिलीव्ड दैट गॉड हैड इंटेंडेड नेशंस टू बी द नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड। उनका मानना था कि भगवान ने मानवों के लिए नेशन जो है एक नेचुरल यूनिट्स बनाए हैं, इसलिए नेशंस का होना जरूरी है। इसलिए वो नेशन पे बहुत जोर देते हैं। इसलिए कहा जाता है इसलिए उन्होंने कहा सो इटली कुड नॉट कंटिन्यू टू बी अ पैच वर्क ऑफ स्मॉल स्टेट्स एंड किंगडम। इसलिए वो चाहते थे कि इटली जो है अलग अलग स्टेट, स्मॉल स्टेट के रूप में वो ना बने बल्कि एक यूनाइट होकर एक नेशन स्टेट के रूप में डेवलप हो। फॉलोइंग हिज मॉडल, सेक्रेट सोसाइटी वेयर सेट अप इन जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड पोलैंड। मैज़नी जिस तरह सेक्रेट सोसाइटीज़ को सेटअप किया, काम किए, उससे इंस्पायर्ड हो कई जगह उस मॉडल को इस्टेब्लिश किया है, जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन एंड पोलैंड में। नेक्स्ट पॉइंट, अपोजिशन टू मोनार्की एंड हिज विजन ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स। मतलब मैज़नी अपोजिशन टू मोनार्की को अपोज करते थे, एंड हिज विजन ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स। उनका क्या विजन था? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ओके, इनके इसी एक्टिविटी के कारण मैटरनिक आपको याद होगा, मैटरनिक जो चांसलर थे, किसके चांसलर थे? ऑस्ट्रिया के चांसलर मैटरनिक ने इनको कहा था। मैटरनिक डिस्क्राइब्स हिम एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। मैटरनिक ने जिस सोशल ऑर्डर को इस्टेब्लिश किया था उसके लिए जो सबसे डेंजरस एनिमी कोई था तो वो पे मैज़नी। ओके, सो टुडे वी हैव ट्राइड टू अंडरस्टैंड द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। Tomorrow we will study the age of revolutionaries. Okay, bye.